फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का बेसिक ओवरव्यू क्या है। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है क्या? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स, commercial appellate courts, commercial division, commercial appellate division in the high courts for adjudicating commercial disputes of specified value and matters connected therewith or incidental thereto। कहने का मतलब ये है कि जो ये एक्ट है वो एक फोरम की व्यवस्था करता है। किस चीज के लिए? कमर्शियल डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए। और कौन से कमर्शियल डिस्प्यूट? जो एक स्पेसिफाइड वैल्यू के हैं। स्पेसिफाइड वैल्यू अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। शुरू में ये 1 करोड़ थी, अभी ये 3 लाख रुपए है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इन इस तरह के जो डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए कौन कौन से कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था करता है? कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन इन दी हाई कोर्ट। तो इस तरह की कोर्ट की व्यवस्थाएं करना इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आइए अब आप आगे देखते हैं। सेक्शन 1। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा? इसका शॉर्ट टाइटल है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में एक लागू होता है। अब एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि ये फोर्स में कब आया या भारत में कब लागू हुआ? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 23 अक्टूबर 2015। तो अब ये कैसे याद रहना है? जिस जिस महीने में महात्मा गांधी का बर्थडे आता है यानी 2 अक्टूबर आता है, उसी महीने में 23 अक्टूबर 2015 को ये लागू हुआ। अब जानते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक है या जो समझने की जिन डेफिनेशंस को जरूरत है। पहले लेते हैं सी, सेक्शन 2 का सबसेक्शन सी, कमर्शियल डिस्प्यूट्स। ये जो इसका मूल डेफिनेशन है, इसके इर्द गिर्द पूरा ये एक्ट घूमेगा। तो कमर्शियल डिस्प्यूट है क्या? कमर्शियल डिस्प्यूट, जिसे नाम से ही इसका पता चल रहा है कि कमर्शियल डिस्प्यूट मतलब जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, लेकिन उसको इसमें अच्छे से एलेबोरेट किया गया है कि क्या क्या इसमें कवर हो सकता है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट का मतलब है कोई ऐसा डिस्प्यूट यानी ऐसा विवाद। डिस्प्यूट क्या होता है? जो किसी एक व्यक्ति ने बोला, किसी दूसरे ने उसको डिनाई किया, किसी एक ने अफर्म किया, दूसरे ने उसको डिनाई किया, वो हो जाता है डिस्प्यूट। तो कमर्शियल डिस्प्यूट का मतलब होगा डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ, ऐसा डिस्प्यूट जो नीचे दी गई जो लिस्ट है इसमें के किसी भी कारण से अराइज होता है या उत्पन्न होता है, वो होगा कमर्शियल डिस्प्यूट। जैसे पहला है ordinary transaction of merchant, bankers, financiers, traders such as those relating to mercantile documents, including enforcement and interpretation of such documents। तो कोई भी ऐसे जो मर्चेंट है या व्यापारी है या बैंकर्स है या फाइनेंसर्स है या ट्रेडर्स है, उनके बीच जो मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनके उनको लागू करने या उनकी व्याख्या करने से संबंधित जो मैटर है, वो एक कमर्शियल डिस्प्यूट है। दूसरा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज और सर्विसेज, माल या सेवाओं के आयात और निर्यात से रिलेटेड जो है वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट है। इश्यूज रिलेटिंग टू एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम लॉ, एडमिरल्टी और जो मैरीटाइम लॉ से संबंधित मामले हैं वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट है। ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजिन्स, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर्स, इंक्लूडिंग सेल्स, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ द सेम। कोई भी ट्रांजेक्शन जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, एयरक्राफ्ट के इंजन से रिलेटेड है, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड है, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, या इनके बेचने, सेल, लीजिंग, पट्टे पर देने या इनके फाइनेंसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, कैरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को जो कैरी करना है, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई संभाल जाता है, आता है, ट्रेन हो, ट्रक हो, कोई भी हो, वो हो गया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग टेंडर्स। जैसे कई बार आपने देखा होगा सरकारी संस्थाएं टेंडर इनवाइट करती है किसी काम के लिए, वो डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट है। और कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई निर्माण करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर रोड है, कलवर्ट्स है, ब्रिजेस है, उनके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट है। एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड और कॉमर्स। और कोई भी अचल संपत्ति जो कि व्यापार में काम में ली जाती है, जैसे रहने के काम की बात नहीं कर रहा है ये,
ये बात कर रहा है एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड और कॉमर्स, जो सिर्फ व्यापार के काम में ली जाती है। जैसे आपकी कोई दुकान है या कोई आपका फैक्ट्री है या कोई ऑफिस सेटअप है, वो आपने किराए पे लिया हुआ है, तो वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स। फ्रेंचाइजी आप जानते ही है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन के या लाइसेंस के एग्रीमेंट हो सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर क्या होता है, दो लोग मिलकर, जनरली दो कंपनियां, दो फर्म्स मिलकर आपस में व्यापार करते हैं कि हम इतना इतना पैसा और फोर्सेस और रिसोर्सेज लगाएंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या जो भी करेंगे इस तरह से, तो वो भी एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है और वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट में कवर होगा डेफिनेशन में। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट आप जानते होंगे। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज pertaining to the services industry, including outsourcing services and financial services. Next, mercantile agency, mercantile uses. Next, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट है, साझेदारी के एग्रीमेंट्स होते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, कोई तकनीक को डेवलप करने के एग्रीमेंट हो सकते हैं, मशीन के हो सकते हैं, किसी और इक्विपमेंट के हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर आप जानते हैं, और लेकिन किससे संबंधित हो, रिलेटेड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिलेटेड भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, डोमेन नेम्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इनसे रिलेटेड जो आईपीआर हैं वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आएंगे। एग्रीमेंट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कोई भी माल को बेचने से संबंधित हो या सेवाओं के प्रदान करने से संबंधित हो, वो एग्रीमेंट भी कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आएंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स और अदर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और ये ऑयल या गैस की रिजर्व्स हैं, जो माइंस होती है उनके अंदर, उनको जो एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसमें से जो निकालने का है और कमर्शलाइज करने का है, वो भी इसमें आएगा। इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप जानते हैं, री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस का फिर कहीं और इंश्योरेंस करा लेती है, वो होता है री इंश्योरेंस। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिलेटिंग टू एनी ऑफ द अबव, और ऊपर जो काम दिया गया है, ऊपर जो लिस्ट दे रखी है उससे रिलेटेड कोई एजेंसी है तो वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आएगा। और सच अदर कमर्शियल डिस्प्यूट्स एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और भी डिस्प्यूट नोटिफाई कर सकती है जो कि कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में कवर होगा। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन कि कमर्शियल डिस्प्यूट जो है shall not cease to be a commercial dispute merely because, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट सिर्फ इस बात, जो निम्नलिखित दो बातें दी रखी है, सिर्फ इसीलिए वो कमर्शियल डिस्प्यूट होने से मुक्त नहीं हो जाएगा। मतलब जो नीचे दो बातें दे रखी है ए और बी में, वो होने के बावजूद भी वो कमर्शियल डिस्प्यूट रहेगा। अब क्या क्या है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर रियलाइजेशन ऑफ मनीज आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी given as security or involves any other relief pertaining to immovable property। मतलब कोई ऐसा कमर्शियल डिस्प्यूट है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिकवरी का एक्शन इन्वॉल्व है या उससे मनी रियलाइजेशन का के लिए है जिसको सिक्योरिटी में दिया गया था, और जिसमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिलीफ मांगी गई हो, तो वो सिर्फ इस बात से कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये मैटर्स होने के बावजूद भी कमर्शियल डिस्प्यूट रहेगा। वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज स्टेट और any of its agencies or instrumentalities or a private body carrying out public functions। अब कहने का मतलब है जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या सरकारी कोई कंपनी है, तो वो सिर्फ सरकारी कंपनी होने या सरकारी संस्थान होने से ही इससे मुक्त नहीं हो जाती है। मतलब सपोज करो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने टेंडर इन्वाइट किया है या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है जो ऊपर की लिस्ट में कवर हो रहा है, तो वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट होगा। सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टेंडर या काम होने से वो कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आने से बाहर नहीं हो जाएगा, वो फिर भी कमर्शियल डिस्प्यूट रहेगा अगर ऊपर की लिस्ट में आ रहा है। तो दोस्तों ये तो हुई कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट। वर्ग एफ में है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ये डेफिनेशन इसी तरह के डेफिनेशन आपने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ी होगी। डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस
मैटर है, सब्सटेंस है। कैसे? कोई मतलब कोई भी मैटर जो किसी भी सब्सटेंस, वो पत्थर हो सकता है, पेपर हो सकता है, लीफ हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है। बाय मीन्स ऑफ क्या? उसमें तीन चीजें होनी जरूरी है, लेटर, फिगर और मार्क। कोई चिन्ह हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, और लेटर या कोई अक्षर हो सकता है, अंग्रेजी हिंदी का, किसी भी भाषा का। और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब जिससे हम सिस्टम में, कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, या मेल में हो सकता है। और बाई मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स, और जो ऊपर ये मीन्स बताए गए, लेटर, फिगर, मार्क और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इनमें से एक हो चाहे एक से ज्यादा मिला के हो, उसका बशर्ते उसका इंटेंशन क्या हो, उसका इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। और जो उसका लिखने का, जो एक्सप्रेस करने का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था कि उसको बाद में यूज किया जा सके, या जिसको यूज किया जा सकता है उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। रैंडमली आप कहीं जा रहे हैं पहाड़ पे, कुछ किसी पेड़ के ऊपर कुछ लिखते हुए चले गए, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपका इंटेंशन था कि मैं यहाँ पे ये लिखूं ताकि मेरे या किसी और के काम आएगा, या किसी को कुछ मैटर इन्फॉर्म करना चाह रहे थे आप, या उसको आप रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, तो वो डॉक्यूमेंट होगा। अब आती है स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू जो मैंने बताया सेक्शन 12 में डिटरमाइन किया जाएगा, और जो स्पेसिफाइड वैल्यू के ऊपर के मैटर होंगे वही इसमें डिटरमाइन होंगे, एडजुडिकेट होंगे। तो स्पेसिफाइड वैल्यू जो अभी है वो है 3 लाख रुपए। पहले 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से घटा के इसको 2018 में 3 लाख रुपए कर दिया गया था। धन्यवाद।